हेलो दोस्तों। सुपर हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भी कल उसकी भूमिका और हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पढ़ा था। कल हमने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने उसकी भूमिका और भौगोलिक विस्तार के बारे में देखा था। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। तो इसको तीन नामों से तीन तीन नामों से जाना जाता है। तीन नामों से जाना जाता है। एक बार रिवाइज करा देते हैं क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहला सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और एक चीज हमने बताया था कि इसे कांस्य युगीन, एक पॉइंट हमने और बताया था, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है कि कांसे के निर्माण की तकनीक सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त थी हड़प्पा वासियों को थी। ठीक है, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि तांबा तांबा और टीन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो कांसे के निर्माण की तकनीक की जानकारी हड़प्पा वासियों को थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन्होंने जो सर्वाधिक उपकरण उपयोग किए वो तांबा धातु के थे, न कि कांसा के थे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। उन्होंने सर्वाधिक जो उपकरण बनाया, सर्वाधिक उपकरण उन्होंने जो बनाया वो किस धातु का बनाया? तांबा का। इनके जो सर्वाधिक उपकरण थे, सर्वाधिक उपकरण थे वे थे तांबा के। ठीक है, और हमने भौगोलिक विस्तार के बारे में भी पढ़ा था। हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, तो हमने क्या क्या देखा था एक बार रिकॉल करा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि याद करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको याद नहीं है तो प्रश्न को आप कर नहीं पाएंगे। तो एक बार और देख लेते हैं भौगोलिक विस्तार। 60 में समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हमने बताया था कि सबसे उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी और दक्षिणी
तो सबसे पूर्वी जो स्थान था वो आलमगीर था, आलमगीर था, आलमगीरपुर था। ये कहाँ है? मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वी हो गया। अब सबसे उत्तरी बिंदु या सबसे उत्तरी स्थान मांडा था, मांडा। ठीक है, कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जिला अखनूर है, अखनूर जिला है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जो स्थान था कांगेडोर, कांगेडोर था। ठीक है, कहाँ है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसका जो दक्षिणी स्थल था वह था दैमाबाद, दैमाबाद। ये कहाँ है? अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, एक बार इसकी नदियों के बारे में भी देख लेते हैं, कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, ये हिंडन नदी के किनारे है। हमें बताया था हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा, प्रवरा नदी है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सूतकांगे डोर दस्क नदी के किनारे है, दस्क नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, और हमने ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल हमने लिखवाया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, और इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आज उसके आगे हम देखेंगे तो आगे के क्रम में हेडिंग डालें हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि। हेडिंग डाल लीजिए हड़प्पाई लिपि। ठीक है, हड़प्पाई लिपि। तो हड़प्पाई लिपि के विषय में या हड़प्पाई लिपि को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया था, जो शुरुआत किया था, सबसे पहले अभी समझ लें, उसके बाद मैं पॉइंट नोट कराऊंगा। पहले इसको समझ लें। सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया था, या सबसे पहले शुरुआत जो किया था, जो शुरुआत किया था वो थे वायडिल महोदय। सबसे पहले जो शुरुआत किया था, इसने किया था वायडिल ने किया था। कब? 1925 में। ठीक है, अभी समझ लें, उसके बाद नोट करें, मैं नोट कराऊंगा पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने की जो शुरुआत की थी वो वायडिल महोदय थे 1925 में। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, पढ़ नहीं पाए उसको। ठीक है, और इस हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी, खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही बात सही नहीं है, क्योंकि जो हड़प्पाई लिपि का साक्ष्य मिला है यह कभी दाएं से बाएं लिखा गया है। उसमें जो साक्ष्य मिलता है इसमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, यानी इस तरीके की लिखावट का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है कि खरोष्ठी लिखी गई है, ठीक है। ये इसमें आप ये कह सकते हैं कि यह दोनों लिपियों का मिश्रण था, यानी दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस प्रकार से इसे गौमुत्रिका लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी लिखावट की वजह से ही इसे गौमुत्रिका गौमुत्रिका शैली या अलावर्त शैली कहा जाता है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में वास्त्रोफेदन शैली भी कहा जाता है। एक चीज और भी ध्यान देंगे, वास्त्रोफेदन, ठीक है। इसी को गौमुत्रिका कहा जाता है। तो इस प्रकार इसकी लिखावट की वजह से इसे गौमुत्रिका शैली या हलावर्त शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए कम करेंगे ना, ठीक कर लेंगे, ठीक है वो मर्जी खाई जाता है। नहीं तो हम काट के निकाल देंगे। चलिए आगे के क्रम में देखते हैं। पहले अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लें, यहाँ तक संभवतः समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्रम से नोट कर लेते हैं। यहाँ तक संभवतः समझ में आया होगा, तो इसे क्रम से नोट कर लें। तो पॉइंट में लिखेंगे हड़प्पाई लिपि को पढ़ने की शुरुआत सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में वैडिल महोदय ने की थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? वैडिल महोदय ने की थी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में लिखें
कुछ विद्वानों के अनुसार, पॉइंट में लिखें, कुछ विद्वानों के अनुसार यह ब्राह्मी लिपि की भांति बाएं से दाएं लिखी गई थी। ठीक है, दूसरे पॉइंट लिखें, कुछ विद्वानों के अनुसार यह खरोष्ठी लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी गई थी। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना था कि यह ब्राह्मी लिपि की भांति बाएं से दाएं लिखी गई थी। कुछ विद्वानों का मानना था कि यह खरोष्ठी लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी गई थी, लेकिन दोनों ही बात सही नहीं है। इस बात को भी नोट कर लें, इस बात को भी नोट कर लें। तो अगले पॉइंट में नोट करेंगे, वास्तव में इसके लिखे जाने का क्रम पहले दाएं से बाएं और इसके पश्चात बाएं से दाएं होता था। चलिए आगे के संदर्भ में देखते हैं। हड़प्पाई लिपि के लेखन के इस शैली को वास्त्रोफेदन
वेदन या गौमूत्रिका या अलावर्त शैली कहा जाता है, कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ब्राह्मी लिपि की भांति बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हड़प्पाई लिपि के लेखन की जो शैली थी वह पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं था। ठीक है, इसी शैली को, लेखन की इस शैली को ही वास्तवफेदन शैली या गौमूत्रिका शैली या हलावर्त शैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जैसे हड़प्पा की जो लिपि थी उसमें 400 अक्षर थे, तो इसे भी नोट कर लें। हड़प्पाई लिपि में 400 अक्षर थे और यह चित्राक्षर का मतलब यह है कि चित्रों के माध्यम से चित्र बना करके ऐसे लिखे जाते थे, तो यह चित्राक्षर में लिखा जाता था। इस शैली में चित्राक्षर शैली में लिखा जाता था, जिसे ही पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसे भी लिख ले, इंग्लिश में कहा जाता है पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट या पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हड़प्पाई लिपि में कुल 400 अक्षर थे और यह चित्राक्षर शैली में लिखा जाता, चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था, इसे इंग्लिश में पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, और इस शैली को, इस लिपि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास 1934 में हंटर महोदय ने किया था। इस बिंदु को भी आप नोट कर लें, इस बिंदु को भी आप नोट कर लें, इस बिंदु को भी आप नोट करें कि इस लिपि को वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1934 ईस्वी में हंटर महोदय ने की थी। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है
कि हड़प्पाई लिपि को वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हंटर महोदय ने किया था 1934 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हड़प्पाई लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने की शुरुआत किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में वैडिल महोदय ने की थी। यह लिपि के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो यह दोनों का मिश्रण था। यह पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था, फिर बाएं से दाएं लिखा जाता था, और इसी वजह से इस शैली को हलावर्त शैली, गौमुत्रिका शैली या फिर वास्त्रोफेदन शैली भी कहा जाता है। इस शैली में यानी इस लिपि में कुल 400 अक्षर थे, जो कि चित्राक्षर के माध्यम से लिखा जाता था, चित्रों को माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। और एक बात और, इस लिपि को वैज्ञानिक पद्धति से सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास हंटर महोदय ने 1934 में किया था। ठीक है, चलिए आगे के क्रम में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो हेडिंग डालें हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। तो हेडिंग डालें हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में विद्वानों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जो उसमें सर्वमान्य विचारधारा है वो डीपी अग्रवाल का माना जाता है। डीपी अग्रवाल ने 1964 में हड़प्पाई संस्कृति के विभिन्न स्थलों से प्राप्त तिथियों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति की तिथि को जो निर्धारित किया उसे ही सर्वमान्य माना जाता है। तो एक पॉइंट नोट कर लें कि डीपी अग्रवाल ने, नोट करें पॉइंट को, नोट करें, डीपी अग्रवाल ने 1964 ईस्वी में हड़प्पीय संस्कृत के विभिन्न स्थलों से प्राप्त तिथियों के आधार पर हड़प्पीय संस्कृति की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट सूचना है। हालांकि इसके विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मन है डीपी अग्रवाल का माना जाता है। डीपी अग्रवाल ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थलों की तिथियों के आधार पर जो काल निर्धारित किया हड़प्पा संस्कृति का, वो 2300 ईसा पूर्व से 1750
ईसापुर को माना है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक। इसके पश्चात कल हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कहना चाहेंगे कि क्लास कैसी लगी हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि क्या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों का भी लाभ हो सके। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।